नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 वैकेंसी में दोस्तों आप सबके बहुत सारे सवाल हैं। जब वैकेंसी आई मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया तो उसके नीचे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपने कोई भी सवाल पूछा है तो ज़रूर इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिलेगा। किसी भी तरह से इस भर्ती से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो हमने इसमें पूरा करने का प्रयास किया है। कंप्लीट लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट और सवाल इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर बहुत स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, यूपीपीसीएल TG2 में सिलेक्शन के लिए बहुत सहायता करेगा। कंप्यूटर MCQs के वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, यूपीपीसीएल के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हमने अपलोड किए हुए हैं और आपको बाकी टॉपिक पर तो वीडियो मिल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं हर मंडे, उससे तो अटैम्प्ट आप ज़रूर कीजिए। आइए दोस्तों इन सवालों पर चर्चा करते हैं। यूपीपीसीएल TG2 में देखो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है ना वो लगभग हर बच्चे का जो है वो था CCC को लेकर कि CCC का सर्टिफिकेट चाहिए क्या, ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए क्या, CCC की जगह दूसरा सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या, ये मोस्ट कॉमन थे। यदि आपका भी ये सवाल था तो मुझे इस वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हाँ ये सवाल मेरा भी था और अब डाउट दूर हो गया। ध्यान रखें, आपको CCC का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CCC का कोर्स किया हुआ नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात इतनी सी है कि वो CCC लेवल के 50 क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है ना, और इन 50 प्रश्नों में आपको 20 अंक लाने अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, इसमें किसी को कोई छूट नहीं है। 20 अंक लाने हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ये जो 50 क्वेश्चन पूछेंगे इनमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 20 नंबर लाने ज़रूरी है, किसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यूपीपीसीएल TG2 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 10+ ITI बस, और कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, ITI में कौन कौन से ट्रेड वाले हैं वो कमेंट मैंने आपका उठाया है, तो उसका अगला सवाल जो है उसका रिप्लाई बनेगा तो मैं बताता हूँ। ये चीज़ क्लियर हो गई ना सबके। कोई कह रहा था RSCAT चल जाएगा क्या, इसकी जगह वो चल जाएगा क्या, कुछ ज़रूरत ही नहीं है सर्टिफिकेट की। बट आपको इसका जो कोर्स है ना, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने पिछले वीडियोज़ डाले हुए हैं, कंप्यूटर क्वेश्चंस के भी वीडियो डाले हुए हैं, 50-50 क्वेश्चन एक वीडियो में सोल्व करवाए हुए हैं। आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखना। अब आइए सेकंड सवाल जो आ रहा है ना, वो वहाँ की जो 10th है ना उसमें दिया हुआ है कि मैथ एंड साइंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। मैथ यानी गणित और विज्ञान। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे एलिमेंट्री मैथ है चल जाएगा क्या। देखो भैया, ये आपको मैं बता दूं यूपी व्यावसायिक बोर्ड में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, जनरली अदर स्टेट जितने भी है, या फिर मैं राजस्थान का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें 10th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। सोशल साइंस भी कंपलसरी होता है, खैर सामाजिक अध्ययन 4 सब्जेक्ट मान लो, ठीक है ना, सोशल स्टडी भी बोलते हैं कोई। अब यहाँ 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, 5वां जो थर्ड लैंग्वेज होती है ना, तीसरी भाषा, उसे चूज करना होता है। चाहे संस्कृत ले लो, पंजाबी ले लो, उर्दू ले लो, या आप कोई और लैंग्वेज ले सकते हो। यानी अगर यहाँ आपने 10th किया हुआ है ना राजस्थान में, तो आपके पास हिंदी, इंग्लिश, ये साइंस बाय डिफ़ॉल्ट है, गणित और विज्ञान विषय के साथ ही उत्तीर्ण मानी जाती है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है 10th कहीं से भी हो, मैथ और साइंस के बिना कोई 10th होती है क्या?
इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट तो होते ही है, सब जगह होते हैं। तो आपके एलिमेंट्री मैथ हो या दूसरी मैथ हो, लगभग वही होती है। फिर भी आप एक बार हेल्पलाइन पे इसको इंश्योर कर लेना, ठीक है, बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब ITI में देखो, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भर सकता है क्या। बहुत सारे बच्चों ने वायरमैन का पूछा, बोले मैं वायरमैन से ITI होल्डर हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या। देखो ITI में इन्होंने एक ही ट्रेड लिखी है और वो है इलेक्ट्रीशियन। गुरुजी दो और है ना, एक और होती है इलेक्ट्रिकल से, पर मुझे नहीं लगता इसकी कोई ब्रांच है क्या कहीं भी। ITI आजकल जितने भी बच्चे कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से ही कर रहे हैं। उसके बाद में एक और दिया था कि कौशल विकास के तहत विद्युत वितरण का एक कोर्स होता है इलेक्ट्रीशियन का, अगर वो किया हुआ है तो चलेगा। तो 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नॉट एलिजिबल है, वायरमैन वाले को उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया। फिर भी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो जिस दिन फॉर्म ओपन हो जाए, लगभग 27 सितंबर से होंगे आई थिंक, एक बार आप अप्लाई करने का प्रयास करके देख लेना, तो आपका ये ऑप्शन आ रहे हैं क्या। ट्रेड तो यही भरना, इलेक्ट्रीशियन मत भरना। वायरमैन से और वहाँ इलेक्ट्रीशियन भर रहे हो तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, है ना। इसके अलावा देखो, एक तो डिस्टेंस एजुकेशन वाला जो है ना, वो नहीं चलेगा। डिस्टेंस एजुकेशन समझते हो क्या, दूरस्थ शिक्षा, जैसे डिम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं ना, घर बैठे पढ़ लेते हो। ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया हो किसी ने, मतलब एक रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आप यहाँ नहीं गए ना, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं, कई सारे पेपर होते हैं ना, ये भी नॉट एलिजिबल है, ध्यान रखना। किसी के पास एक्सपीरियंस के आधार पर कोई सर्टिफिकेट है कि मैंने यहाँ ये काम किया हुआ है, इसको इस काम का नॉलेज है, ये इस काम में एक्सपर्ट है, वो भी नॉट एलिजिबल है। बस, और कोई समस्या नहीं है। तो आपके पास यही सवाल थे। अब आ जाओ, जो अगला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे इसमें लगा ना, वो कौन सा था, देखो मैं आपको बताता हूँ। CCC 10th वाला हो ही गया, ठीक है। और देखो, जो चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना, वो था भैया अदर स्टेट वाले बच्चे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यूपी में ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार की। बाउंडेशन ये फिल करो आप तो बस कि मैथ साइंस से 10th में है क्या। जिस भी राज्य से आपने अपनी 10th करी हुई है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अदर स्टेट वाले भर नहीं पाएंगे कि उसमें यूपी से 10th मांग रखा है। अरे भैया, राजस्थान के बहुत सारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पिछली भर्तियों में, कईयों को तो 5-5 7-7 साल हो गए वहाँ नौकरी करते हुए, तो मैं जानता हूँ सबको। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, यूपी से 10th आवश्यक नहीं है। उन्होंने इक्विवेलेंट लिखा हुआ ब्रैकेट में, देखना कि उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक माध्यमिक बोर्ड या समकक्ष, यानी ऐसा ही अपने राज्य का जो शिक्षा परिषद है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वहाँ से आपने किया हुआ होना चाहिए। तो पूरे भारत से कोई भी फॉर्म भरें, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब देखो, बड़ी समस्या जो आती है ना, या और जो सवाल है, वो है इस सोच को लेकर कि अदर स्टेट वालों का होगा क्या। भैया, आपको आरक्षण केवल एक ही राज्य में मिलता है, सभी राज्यों में नहीं मिलता। अपनी होम स्टेट में आपको आरक्षण मिलता है। आप अपनी होम स्टेट से दूसरी स्टेट में भरोगे, हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि 5% रिजर्वेशन है। एक बात बताओ यार, ये 5% का आंकड़ा आया कहाँ से आपके पास। 5% सीटें फिक्स करने का मतलब क्या है कि 5% तो अदर स्टेट वाले लेने ही लेना है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है अदर स्टेट के बच्चे कितने इंटेलिजेंट है और कंपटीशन में कितना भाग लिया। अगर अदर स्टेट के बच्चे टॉपर्स आते हैं तो पूरे अनरिजर्व में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बच्चे नहीं आए तो उनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। मुझे याद है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम 2012 में एग्ज़ाम हुआ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जब रिज़ल्ट आया, क्योंकि यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं उत्पादन निगम में जब भी भर्ती आती है। खैर, कभी इस पर एक वीडियो दूंगा आपको मैं, कैसे कैसे वैकेंसी आती है। तो इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड का जब रिज़ल्ट आया सिलेक्शन लिस्ट में, तो टॉपर जो बच्चा था वो औरंगाबाद से था, जो कि महाराष्ट्र में है। टॉपर था वो। तो कोई सीटें फिक्स नहीं होती है। 1-2% के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो।
पूरी अनरिजर्व सीटें हैं, आप में है अगर पोटेंशियल तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और शायद जहाँ तक मेरा मानना है बिहार भी होगा। इन 4 राज्यों में अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य है और हिंदी भाषी राज्यों में क्या है कि कोई थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। अब जैसे आप पंजाब में जाते हो तो वहाँ फिक्स है कि पंजाबी 10th में होना चाहिए। अब लगभग यूँ मान लो, मैं इसे अप्रत्यक्ष आरक्षण कहता हूँ, कई बार पहले भी मैंने कहा है, और मेरे इस विचारों से कई बच्चे सहमत भी होते हैं और कई बच्चों को बुरा भी लगता है, लेकिन जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब राजस्थान में कोई कोटा नहीं है, अनरिजर्व में कोई भी भर सकता है, तो भर सकता है तो फिर बच्चे भरेंगे यार, सीधी सी बात है। ये यूपी में हर कोई अनरिजर्व में वहाँ अप्लाई कर सकता है, फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी वो अलग बात है, लेकिन अगर कंपटीशन फाइट करने की योग्यता है तो वहाँ कर सकता है। पंजाब में ऐसा नहीं होगा, पंजाब में अगर पंजाबी है तो भरो। ऐसे ही उधर बहुत सारी, जैसे महाराष्ट्र में भी है तो मराठी बोल देते हैं, उधर भी मैंने देखा तन जो भी है वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये जितने भी, पर अपने ऐसा नहीं है। तो अदर स्टेट ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है। अनरिजर्व सीटें सभी आपके लिए खुली हुई है, कोई कोटा या कोई रिजर्वेशन आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अब आइए माय डियर, सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे 10th में ग्रेस मार्क्स है जी। UPPCL TG2 वर्ष 2015 में इसका हाई कोर्ट में केस हुआ था और बच्चों को परमिशन मिल गई थी, केस जीत चुके हैं। अलग से लेटर निकालना पड़ा था उनकी ज्वाइनिंग का। वर्ष 2015 में सभी ग्रेस मार्क वालों को इंक्लूड किया और ज्वाइनिंग दे दी, इसलिए ग्रेस मार्क्स वाले अलाउ है, पास है ना। ग्रेस कोई आपने घर से नहीं लगाया, ग्रीस नहीं लगाया, ग्रेस लगा हुआ है, समझ रहे हो। बोनस अंक है, कोई बच्चे ने अपने घर से पर्सनल खुद का नहीं ऐड किया, बोर्ड ने दिया है उसको। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो खुद कह रहा है कि यस ये बच्चा पास है, तो एक्सेप्ट करना ही है। बस दोस्तों कुल मिलाकर के इतना ही है, ठीक है ना। हाँ, एक वो जाति प्रमाण पत्र वाला भी बीच बीच में पूछ रहे थे। देखो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है ना, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि आपका सर्टिफिकेट कब का हो। OBC और EWS के सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद के होने चाहिए, नहीं है तो बना लो। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है यार। अब जब स्पष्ट चीज़ें क्लियर कर दी तो आप डाउट मत रखो, नहीं तो कोई आगे नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। कोई ये नहीं कहेगा कि बच्चे से गलती हो गई, पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया। अभी आपके पास लगभग 1-1.5 महीने का समय पड़ा है, तैयार करवा लो ना, प्रॉब्लम कहाँ है यार। और वैसे ही EWS वाला बच्चा तो बेवकूफ़ है। अगर मेरे को गुस्सा आता है भाई, क्योंकि मैं खुद जनरल से हूँ यार, आरक्षण है कहाँ, हमने कंपटीशन फाइट किए हैं अनरिजर्व से। EWS वाले बच्चे को हर साल 1 अप्रैल को बनवा लेना चाहिए। 31 मार्च EWS फाइनेंशियल ईयर से बनता है, 31 मार्च को आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, चाहे आप कभी बनवा लो। तो क्यों ना 1 अप्रैल के दिन ही बनवा के रखें, पूरे साल टेंशन फ्री। अगर आपने 28 मार्च को बनाया तो उसकी वैलिडिटी मात्र 3 दिन है, वही अगर आपने 1 अप्रैल को बनवा लिया तो 1 वर्ष उसकी वैलिडिटी है। तो सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बोल दिया है कि ये यहाँ से बने हुए होने चाहिए। बस ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा कवर हो गया, सवाल इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिला होगा। क्या चाह रहा हूँ बदले में 1 लाइक चाह रहा हूँ, 2 शेयर चाह रहा हूँ, 1 व्हाट्सएप ग्रुप में, 1 टेलीग्राम ग्रुप में। 2 छोटे छोटे बच्चों को नहीं, मतलब अपने दोस्तों को नहीं भेजना, 2 ग्रुप में सेंड करना है, 1 टेलीग्राम 1 व्हाट्सएप पर। क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके है ना ऐसे ही सब बच्चों के होते होंगे, तो मुझे लगता है इन टॉप 6 सवालों में डाउट सबके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी को। चैनल सब्सक्राइब और ऐप डाउनलोड करने ही करने हैं। धन्यवाद।